हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। सभी लोगों को प्रिंस सर का नमस्कार। क्या हाल खबर, क्या हाल चाल। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए, है ना। फिर आगे की क्लास आषाढ़ी होगी। और हम लोग ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे। ऑप्टिक्स चल रहा है आपका, है ना। वेब ऑप्टिक्स की जो प्रैक्टिस सेशन है, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, है ना। बाकी क्वेश्चन आज डिस्कस किया जाएगा। जो भी भाई बंधु यूट्यूब पे लाइव हैं तो वो अपना वहां से शेयर कर दें। सभी लोग शेयर करें जरूर इस क्लास को, है ना, ताकि सभी को इसका फायदा उठ पाए। ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास के तरफ। और क्लास की तरफ बढ़ते ही ये दिखाई देगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 674 ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। अब क्वेश्चन करना था 675, यानी कि 675 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला है द इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 2, यानी कि दो तरंगों की तीव्रता 2 और 3 दिया गया है। कितना है? 2 और 3 दिया गया है। तो अति व्यापी क्षेत्र में प्रकाश की औसत तीव्रता का मान ज्ञातना है, यानी कि जहां ओवरलैपिंग होगा, दोनों वेव्स का कहां ओवरलैपिंग होगा, उस ओवरलैपिंग पर आपको निकालनी है कि भाई औसत इंटेंसिटी क्या होता है। तो आप यहां जान लीजिए, जब भी एवरेज की बात करते हैं, आई एवरेज की बात करते हैं, इंटेंसिटी तीव्रता जो एवरेज है, औसत तीव्रता की जब बात होगी, औसत तीव्रता की जब बात होगी, तो उस कंडीशन में आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय 2 होता है। यह आपको फॉर्मूला याद होगा। आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होगा। अब मुझे आई मैक्सिमम निकालना है, तो आई मैक्सिमम कब होता है? तो आप बोलिएगा गुरुजी, है ना, आपने कंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ाया था। कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पढ़ाया था। और आई मिनिमम आपने बोला था, आई मिनिमम किसके लिए हो जाएगा? तो डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा आई मिनिमम। यही होगा ना। अब यहां से क्या करना है, मुझे आई मैक्सिमम निकालना है। तो ये आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 1। और आई मिनिमम कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि ये कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि आपका जो कॉस थीटा है उसकी -1 से 1, -1 पे मिनिमम और +1 पे मैक्सिमम प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब यहां से हमको ये निकालना है आई मैक्स और आई मिन। तो आई मैक्स आप जानते हैं, जब भी आपको निकाला जाएगा तो मैक्सिमम के लिए इंटेंसिटी लिखा जाता है क्या? I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 अंडर रूट क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। अब यहां पे ये दिया गया है, कितना है? 2 + 3 + 2 √2 और इंटू में 3 कर देंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद आई मिनिमम जब आप निकालोगे भाई, तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा? ये कितना? 2 + 3 और -2 √2 इंटू 3 हो जाएगा। ये प्राप्त होगा। अब इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो यहां से जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, जो वैल्यू यहां पे मिल पा रही है, वो वैल्यू है आपका 5 + √6 हो गया, और 5 - 2 √6 हो गया, 2 √6 हो गया। इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे, तो आई एवरेज प्राप्त हो जाएगा। आई एवरेज प्राप्त हो जाएगा।
आई मैक्सिमम कितना है, तो 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 है, और प्लस में आपका क्या है 5 माइनस ऑफ 2 रूट 6 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहां से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 10/2 होगा, और यहां से आपको जो प्राप्त होगी ये होगी आपकी वैल्यू 5। क्या प्राप्त होगी 5 वैल्यू प्राप्त होगी। पीजीटी फिजिक्स का नोटिफिकेशन कब आएगा, अरे उसका चक्कर में न पड़िए, बिहार सरकार है ना, ये कभी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका चक्कर आप मत पड़िए, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। किसी दिन आ सकता है, किसी समय आ सकता है, कल आ जाए, रात में ही आ जाए, है ना, आपका 1 महीना के बाद आए, 2 महीना के बाद आए, ये बिहार के लिए कहा नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, टेंशन की बात नहीं है ना, आपको पढ़ना है। अरे भाई बिहार बीपीएससी की ही नौकरी करेंगे, आपका केबीएस का नौकरी नहीं होगा, एनबीएस का नौकरी नहीं होगा, आपका डीएसएसबी का नौकरी नहीं होगा, आपका राजस्थान के लिए नौकरी नहीं होगा, झारखंड के लिए नौकरी नहीं होगा। आप अपने आप को उस तरह बनाइए, आप अपने आप को उस तरह बनाइए, ठीक है ना, फिर आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टीचर ही बनना है, आपको एक अध्यापक बनना है, तो अध्यापक के लिए आप अपने आप को उस रूप में लाइए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ओवरलैपिंग रीजन में आपका इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ दी, एवरेज इंटेंसिटी की, तो सिंपल आपको याद क्या रखना है, सिंपल आपको याद रखना है जो भी इंटेंसिटी दिया हुआ है, जो भी इंटेंसिटी, तो आई एवरेज जो है ना, आई एवरेज क्या करिएगा, ये I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2, ये आप करने जाइएगा, तो I1 प्लस I2 नहीं, ये सीधा दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेगा तो सीधा दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आपकी वैल्यू 5 प्राप्त हो जाएगी। जब इस तरह के कंडीशन लगा के दे तो दोनों इंटेंसिटी को आप जोड़ दीजिए, जब दोनों इंटेंसिटी को आप जोड़िएगा तो आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपकी वैल्यू मिल जाएगी 5। गुड इवनिंग परवीन जी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत मजेदार, जमदार और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, दो स्वतंत्र एक वर्णी प्रकाश है। एक वर्णी जैसे ही बोलता है मेरे भाई, तो इसको याद रखना पड़ता है कि भाई एक वर्णी का मतलब क्या होता है। एक वर्णी आपका प्रकाश बोला है, तो एक वर्णी का मतलब क्या होगा, यह आपसे पूछा जाएगा। तो एक वर्णी का मतलब होता है आपका सेम वेवलेंथ वाला लाइट होगा, सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ आपका एकल वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ हो, क्या हो, सेम के जगह आप सिंगल लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है ना, सिंगल वेवलेंथ हो। ये एक ही आपका सिंगल कलर हो, है ना, एकल कलर हो, सिंगल कलर हो, तो इस तरह के आपका क्या हो जाएगा, एक वर्णी प्रकाश में आता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में आता है। किसमें, मोनोक्रोमेटिक लाइट में आता है। अब क्या है, आपको दो इक्वेशन दिया गया है, तो बोलिए आपको जो इक्वेशन दिया गया है ये है आपका 2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपका के क्या है, तो के है आपका वेव नंबर, एक्स आपका पाथ डिफरेंस, ओमेगा टी आपका एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है ये दिया गया है। y2 इज इक्वल टू लिखा गया है कितना, तो ये आपका 3 लिखा है, 3 cos क्या हो जाएगा ओमेगा टी, और माइनस यहां पे के एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां देखिए, अगर इसको कुछ एंगल मान लीजिए, इसको कुछ एंगल मान लीजिए, मैं इसको थीटा मान लेता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं, तो यहां पे इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे 2 sin को हम लोग cos में कन्वर्ट कर देंगे, cos आपका क्या हो जाएगा
π/2 आप प्लस में थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये दोनों को देखने पे ये तो कांस्टेंट फेज का लग रहा है। किसमें? कांस्टेंट फेज का जो नियत कालांतर है ना, ये नियत कालांतर के लिए लग रहा है। नियत इसका कालांतर है, नियत क्या है? कालांतर है। कांस्टेंट फेज है और कांस्टेंट फेज के लिए ही इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है ना। तो यहां देखिए ये क्या कर रहा है, y1 y2 से लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? तो π/2 आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? π/2 आगे चल रहा है, ठीक है ना। π/2 क्या चल रहा है? आगे चल रहा है। तो यहां पे आपका π/2 आगे चल रहा है, यानी कि ये लीड किया किससे? 2 से 1 लीड किया है, आगे है। कितना है? π/2। वही माइनस में होता तो क्या हो जाता? माइनस में होता तो लैग कर जाता, यानी कि पीछे रह जाता। ये वैल्यू आपको इस तरह का दिया हुआ है। तो यहां इंटरफेरेंस आपका होगा इसके लिए। तो बोथ द वेव्स आर कोहेरेंट। तो बिल्कुल जब ये आपका फेज सेम है तो कैसा होता है? फेज सेम के लिए कोहेरेंट सोर्स होता है। कोहेरेंट सोर्स होगा, ठीक है ना। कैसा सोर्स होगा? तो कोहेरेंट सोर्स होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? कोहेरेंट सोर्स होगा। बोथ द वेव्स आर इनकोहेरेंट, बिल्कुल गलत बात है। बोथ द वेव्स आर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो यहां पे टाइम पीरियड्स की अगर बात की जाए तो ये टाइम पीरियड्स यहां पे आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? जब भी आप टाइम पीरियड्स की बात करते हैं तो यहां पे ओमेगा टी दिया है, तो इसके लिए टाइम पीरियड्स क्या है? सेम है। यहां पे डिफरेंट लिखा हुआ है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फटाक से अब बोलिए आंसर आपका क्या होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? सेम फेज के लिए कोहेरेंट सोर्स होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन ए सही होगा। गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको दिया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने मिल सकते हैं। ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा कि भाई कांस्टेंट फेज के लिए कोहेरेंट सोर्स और फेज कांस्टेंट नहीं है तो इनकोहेरेंट सोर्स, यानी वेरिएबल सोर्स के लिए हम फिर वेरिएबल फेज के लिए इनकोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग वेव ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बन जाता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। ये आपका थ्योरेटिकल है और आप जान लीजिए कि जो बीपीएससी पकड़ा हुआ है थ्योरेटिकल बातों को, तो इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस सोन बाय द लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव सोन करेगा, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव सोन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका वेव सोन करेगा। ये सभी वेव को सोन करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। ट्रांसवर्स का नेचर कैसा है? तो इस तरह का आपका ट्रांसवर्स का नेचर है। लॉन्गिट्यूडिनल का नेचर कैसा है? तो ये आपका इस तरह लॉन्गिट्यूडिनल होता है, पास 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 पास, दूर 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 दूर, पास 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 पास, दूर 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 दूर, है ना। ये नेचर होता है किसका? लॉन्गिट्यूडिनल, जिससे आपका कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेसर रेयर फ्रैक्शन का नेचर होता है। और इसमें नेचर जो हम देखते हैं तो टॉप एंड क्रेस्ट का होता है, यानी गर्थ और श्रिंक का होता है, ठीक है ना। क्या होगा? गर्थ और श्रिंक का होगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग भी रिप्लाई दीजिए भाई साहब लोग, है ना, ठीक है ना। महाशय आप लोग रिप्लाई दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये बोला प्रकाश के सतत व्यतिकरण के लिए, सतत का मतलब है सस्टेन जो इंटरफेरेंस होता है ऑफ लाइट, द नेसेसरी कंडीशन इज दैट टू सोर्स शुड बी, यानी कि आपको दोनों सोर्स कैसा होना चाहिए? तो पहला वाला हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, बी नैरो, बी क्लोजेस्ट टू ईच अदर। और क्या? जब भी हम लोग सस्टेन
इंटरफेरेंस की बात करेंगे, किसके लिए? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की बात करेंगे, इंटरफेरेंस, ठीक है ना, जो सतत व्यतिकरण होता है, सतत व्यतिकरण जो होता है, सतत व्यतिकरण की अगर हम बात करते हैं तो सतत व्यतिकरण के लिए शर्त होता है कि फेज डिफरेंस जो है ना, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको धुआं धुआं कर देना है ना, फोड़ देना है, तोड़ देना है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं वेब ऑप्टिक्स, चाहे वो यूट्यूब वाले भाई साहब हों लोग, चाहे हमारे एप्लीकेशन पे जो भाई साहब जो छात्र लोग जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी है। आपको वेब ऑप्टिक्स से अगर क्वेश्चन दे दे तो धुआं धुआं कर देना है, ठीक है ना। तो यहां से, क्योंकि इतना जो डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन है ये कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ही कोचिंग और ये यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पे ही इस तरह के कंटेंट दिए जाते हैं। अब यहां पे सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या करना है? सिंपल आपको लिखना है कि ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। यानी जो फेज डिफरेंस है ना, जो कालांतर है, जो कालांतर है वो स्थिर कालांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर 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 कालांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर कालांतर होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तरदायित्व है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए उत्तरदायित्व है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्या दिया है ये भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा घुमाता है, ये बहुत क्वेश्चन घुमाता है। बोला द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग सोर्स इज 3:5 दिया है, ये 35 लिखा है, रेशियो होगा 3:5। हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं, मेरे ही नाम के प्रिंस साहब, है ना, तो कभी कभी वो मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पे 3:5 होना चाहिए, यही आपका होगा, क्योंकि अनुपात बोला है तो अनुपात से आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा गया है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल चांसेस है होने का। तो यहां पे व्यतिकरण पैटर्न में उच्चिष्ट और निमिष्ट, यानी उच्चिष्ट का मतलब मैक्सिमा, 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 और निमिष्ट का मतलब मिनिमा, मिनिमा, है ना, कि तीव्रता का अनुपात निकालना है। तो जब भी आप देखते हैं ये एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, ए का रेशियो दिया है, ए एम्पलीट्यूड है, ये आपका A1/A2 दिया गया है। तो A1/A2 क्या है? तो A1/A2 कुछ नहीं, ये आपका क्या है? 3/5 का रेशियो है। क्या है? 3/5 का रेशियो है। तो सिंपली I max बाई I मीन हमको निकालनी है। I max बाई I मीन क्या करना है? हमको निकालना है। तो जब I max बाई I मीन निकालेंगे तो इसके लिए एम्पलीट्यूड दिया है ना, हम क्या करेंगे? A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 कंपोनेंटो और डिविडेंडो यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और कंपोनेंटो और डिविडेंडो यूज करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये रूट में होता है, इसको स्क्वायर इधर कर देंगे तो अपने आप को प्राप्त कर लेंगे। जो क्वेश्चन हमको नहीं प्राप्त करिएगा भाई, है ना, आंसर प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से जब हम बात करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? A1 A2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और आपका ये माइनस करेंगे, मोड में माइनस करेंगे तो इसको 2 कर लेंगे, माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस में स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16:1 हो जाएगा। और यहां से I मैक्स से बटा में I मीन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या प्राप्त होगा? तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 16:1 प्राप्त होगा। 16 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 प्राप्त होगा। कंपोनेंटो टू डिविडेंडो करेंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया नीतीश जी, है ना, हिमांशु जी बहुत सही है ना, सोनू दास जी, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं,
ठीक है ना, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इससे दुख की बात है। अगला आपका 680 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया टू कोहेरेंट सोर्स लाइट। कोहेरेंट जैसे ही बोला जाता है तो एक बात आपको याद आ जाना चाहिए। कौन सा बात गुरुजी? तो ये बात कुछ इस तरह है, कोहेरेंट बोलने का मतलब क्या है कि फेज कांस्टेंट बोल रहा है। फेज आपका फेज डिफरेंस जो है, जो कालांतर है, वो क्या बोल रहा है? नियत कह रहा है। कालांतर नियत है ना। बिकम्स आई और 4i, यानी एक का इंटेंसिटी क्या दिया है मेरे भाई? तो एक का इंटेंसिटी i दिया है और दूसरे का इंटेंसिटी i2 कितना दिया है? तो ये 4i दिया है। भली बाती ये चीज आप सीख रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं। आगे बोला द मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टेंट बिकम्स आर, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो ऑप्शन है आप देख लीजिए कैसे निकलेगा। तो यहां जब भी बात करिएगा आई मैक्स की बात करिएगा, आई मैक्स कब होता है? तो कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है। और आई मीन किसके लिए होता है? आई मीन जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी के लिए होता है। ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है। ये चीज आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, है ना। और यहां पे है ना, यहां पे क्या होगा जब भी हम लोग बात करते हैं तो आई मैक्स और आई मीन की बात होगी, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात हो रही है। और जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो उस कंडीशन में मुझे आई मैक्स निकालना है। तो आई मैक्स आपका इसमें कॉस फाई 1 के बराबर और कॉस फाई किसके बराबर? -1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आई मैक्स ऐसे लिख सकते हैं √i1 प्लस √i2 का आपका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, √i1 प्लस √i2 का i2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे सिंपली अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। यहां पे ये i1 प्लस में i2 प्लस में 2 अंडर रूट i1 i2 हो जाएगा। यहां से आपका क्या है? i प्लस 4i प्लस में कितना? 2 इंटू अंदर अगर करते हैं तो i इंटू 4i, तो ये आपका 4i स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपका ये 5i प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 1 5, और ये प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में अगर हम करते हैं तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, 4i हो जाएगा। तो ये 9i मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9i प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या खेला होता है। जब i मिनिमम निकालिएगा तो i मिनिमम के लिए सेम यही i1 प्लस i2 माइनस 2i1, ये बाहर हो जाएगा, 2 अंडर रूट i1 i2 हो जाएगा। और जब इसकी बात करेंगे तो i1 i2 क्या है? एक i है, एक 4i है। तो यहां पे i हो जाएगा और ये 4i होगा। जब ये करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये -2 इंटू 2i लिखेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i बचेगा। यानी कि आपके पास क्या क्या मिला? एक तो 9i मिला और दूसरा क्या मिला? i मिला। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंज, बिल्कुल अपना कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के लिए और डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंज के लिए भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9i और i बन जाएगा इसका परिणामी जो 680 है। कितना है? 680 है, उसका ये कब हो जाएगा। ठीक है, तो YouTube पे आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात है भाई। सब आप लोगों को कुछ दिया जाता है तो उसका आप लाभ नहीं उठाते हैं, है ना। तो लाभ उठाया करिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज इतना कुछ कहीं नहीं मिलने वाला है। बस हमसे और शेयर भी नहीं का बताइए, 8 व्यू हुआ, 81 व्यू गया है ना।
क्या होगा इससे, कुछ होगा? इतना तो लाइव होना चाहिए। तो लास्ट में अंततः हम क्या करेंगे, यूट्यूब सेक्शन को छोड़ेंगे, ठीक है ना। सब मैनेजमेंट के द्वारा ये चीज दिया जा रहा है तो आपको लाभ उठाना चाहिए। यहां पे क्या है, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो I मैक्सिमम के लिए अभी अभी तो आपने देखा I मैक्स बोला जा रहा है, तो ये किसके लिए होगा, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा। किसके लिए होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए, है ना। किसके लिए होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा। जब कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बिकॉज आपका कॉस थीटा, कॉस फाई मैं लिखता हूं, कॉस फाई इज इक्वल टू किसके बराबर, आपका 1 के बराबर। कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस फाई किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। कॉस फाई जो है 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वो लोग पछताएंगे जो कि लास्ट में इनको, जब ये सारे लेक्चर एग्जाम के टाइम में हटवा दूंगा यूट्यूब से, एक भी लेक्चर नहीं होगा, जो भी होगा लाइव जो लूंगा बस उतना ही होगा, है ना। ये सारे लेक्चर में हटवा दूंगा। कॉस पाई इक्वल टू कितना, तो ये आपको पूछा है। वहीं अगर आई मिनिमम की बात कर देता, आपसे पूछ लेता आई मिनिमम, तो अंडर रूट क्या हो जाता, I1 माइनस अंडर रूट क्या हो जाता, I2 हो जाता। इसका होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, क्योंकि मिनिमम के लिए ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा, ट्रक्टिव के लिए होगा, है ना। और इसका कॉस फाई जो है, कॉस फाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा -1 के बराबर। किसके, -1 के बराबर होगा। जब -1 के बराबर होगा, यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। प्यारे भाई लोग, आप लोग को समझ में आ गया, सारा क्लियर हो गया, है ना। तो आगे हम लोग चलें, ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन ये दिया है, यहां पे आपका दो सोर्स दिया है, दो तरंगे को समीकरण y1 एंड y2 में लिखा गया है। एक समीकरण y1 जो दिया गया है ये क्या है, तो ए साइन ओमेगा टी दिया गया है, और y2 को क्या दिया गया है, ए कॉस ओमेगा टी दिया गया है। क्या है, ए कॉस ओमेगा टी दिया गया है। अब यहां से इसको आप चेंज कर, चाहे इसको चेंज, कोई एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, कोई एक को आप चेंज कर लीजिए। तो यहां पे जब चेंज करिएगा तो मैं y1 को ही चेंज कर लेता हूं, आसान है। ये साइन है, इसको कॉस में बदलना है, तो ए साइन को कॉस में बदलना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉस पाई बाई 2 आप प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। यानी ए कॉस पाई ओमेगा टी आप प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि y2 से y1 पाई बाई 2 आगे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये y2 से y1 आगे है, यानी कि y2 जो है ये क्या कर रहा है, लेक्स कर रहा है किससे, y1 से, यानी कि y2 जो है y1 से पीछे है। y2 क्या है, y1 से पीछे है, और जब y2 y1 से पीछे है, लेक्स द सेकेंड बाई पाई बाई 2, यानी कि आपका सेकेंड लेग कर रहा है किससे, पाई बाई 2 से, है ना। सेकेंड किससे लेग कर रहा है, पाई बाई 2 से लेग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लीड्स नहीं करेगा, सेकेंड थोड़े लीड कर रहा है, लीड तो आपका फर्स्ट कर रहा है, सेकेंड लीड नहीं कर रहा है। लीड आपका कौन कर रहा है, लीड फर्स्ट कर रहा है। लीड कौन कर रहा है, लीड फर्स्ट कर रहा है। तो आपका फर्स्ट लीड कर रहा है, सेकेंड लैग कर रहा है, ठीक है ना। सेकेंड क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यहां पे अगर फर्स्ट लिखा, द लिस्ट द फर्स्ट बाई पाई बाई 2 लिखा रहता तो आपका सी ऑप्शन सही था, ठीक है ना। चलिए
तो 182 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे ये प्लस π/3 है। ठीक है ना, जो प्रिंस भाई साहब हैं हमारे टाइपिस्ट कुछ कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, दो तरंगों y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/3, एक दिया है क्या, ए साइन, है ना, ओमेगा टी आप प्लस में π/3 दिया है, और दूसरा आपका y1 है, और y2 क्या दिया है, तो y2 दिया है ए साइन ओमेगा टी दिया है, ए साइन ओमेगा टी दिया है। ये आपका π/3 से आगे है, y1 क्या है, π/3 से आगे है, y1 क्या है, π/3 से आगे है। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमको ए रिजल्टेंट निकालना है। तो आप जानते हैं ए रिजल्टेंट के लिए क्या लिखा जाता है, a1 का ए स्क्वायर प्लस a2 का ए स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ लिखा जाता है। अब यहां पे फाइ की वैल्यू क्या है, तो कितना फेज से यानी कितना से आगे है, तो π/3 से आगे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब ये ए आर जो है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, तो ये ए है। ठीक है ना, उसमें भी ए ही लिखा है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a1 a इंटू ए, और cos π/3 यानी कि 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे √3a आपको मिल जाएगा ए आर, यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जो आपका परिणामी आयाम है ना, परिणामी आयाम कितना हो जाएगा, तो परिणामी आयाम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, √3a हो जाएगा। परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, √3a आ जाएगा। ठीक है ना, परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, √3a आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है। फिर आगे 84 में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 84 में बोल रहा है कि अलग अलग तीव्रता के दो सुसंगत क्षेत्र, यानी कि जो आपका कोहेरेंट सोर्स है, तरंग भेजी है जो हस्तक्षेप करती है, यानी कि इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, इसका हिंदी गजब है। यदि इंटरफेरेंस पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 25 है। ठीक है ना, यानी कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम क्या दिया है, आई मैक्स बाई आई मीन जो दिया गया है वो कितना है, 25:1 है। क्या है, 25:1 है। अब क्या बोला गया है, अब से द फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, है ना, तो सोर्स का इंटेंसिटी क्या होगा, यानी आपसे पूछा है I1 बटा में I2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। I1 बटा में I2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं यहां पे कि जब भी I मैक्सिमम बटा में I मिनिमम की बात होती है तो ये होता है √I1 प्लस √I2 बाई क्या हो जाएगा, यहां पे √I1 माइनस √I2 और इसका होल स्क्वायर होता है ना, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। अब मुझे ये चीज निकालना है, तो ये तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाया गया है, कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाया गया है। तो जब कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाएंगे तो उस कंडीशन में यहां पे I1 और I2, ये I1 बाई I2 का रूट, ये I1 I2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये I1 बाई I2 इक्वल टू ये अंडर रूट में हो जाएगा 25/1 का, है ना, और यहां से आपका 25/1 आएगा तो ये 5 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह का, यहां से देख लीजिए कुछ गड़बड़ हो रहा था। यहां पे
जब आप इसको सोल्व करिएगा तो ये इधर स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2 इज इक्वल टू 5 बटा में कितना 1 हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि ये 5 बटा 1 है, इसका वैल्यू I1 I2 तब आप करिएगा जब इसको जोड़िएगा। तो ये आपका √I1 बटा में √I2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बटा में 5 माइनस 1, ये करिएगा। और यहां से जो आपका आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 बटा में ये आपका 4 आ जाएगा। 6 बटा में क्या आ जाएगा 4, ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो 3/2 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि √I1 बाई I2 जो प्राप्त हुआ रूट ओवर में, तो ये आपका 3/2 और इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये 9 I1 I2 क्या हो जाएगा, I1 बटा में I2 हो जाएगा 9 बटा में 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना? और इतना जान लीजिए कि आप लोग जो भी इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो लास्ट तक इस बैच से अगर रिजल्ट लेना है, अगर रिजल्ट आपको लेना है तो लास्ट अंततगतवा इस बैच से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। लक्ष्य प्रैक्टिस बैच। अगर फिजिक्स में जॉब चाहिए, जिनको भी जॉब चाहिए तो इस बैच से जुड़ना पड़ेगा। बिना जुड़े आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि सिलेक्शन प्रैक्टिस ही दिलवाता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, जब तक सिलेक्शन मुश्किल है ना? तो आप इस बैच से, क्योंकि इसी तरह पूरा डिस्कशन होता है पूरे क्वेश्चंस का, तो इस तरह अगर आप डिस्कशन कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस की बात होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ क्या हो जाएगा, आपका हाफ वेवलेंथ हो जाएगा। ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ वेवलेंथ हो जाता है। तो ऑड मल्टीपल्स क्या होता है, तो 2n प्लस 1 λ/2 हो जाएगा। यही तो होता है किसके लिए, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए। क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव के लिए, जो आपका पाथ डिफरेंस है डेल्टा x है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2n प्लस 1/2 इंटू में लैम्डा हो जाएगा। या इस तरह का लिखावट भी देखने को मिलता है, n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा देखने को मिलता है, या 2n प्लस 1 इंटू में λ/2 देखने को मिलता है। ये सभी एक ही तरह का लिखावट है, सभी एक ही तरह का लिखावट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आपको दिया गया है ये कंस्ट्रक्टिव के लिए दिया गया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दिया गया है, इंटरफेरेंस के लिए दिया गया है, इंटरफेरेंस। ठीक है ना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा होता है। अगर इसका ये तो पाथ डिफरेंस है, क्या है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। ये क्या है आपका, पाथ डिफरेंस है। जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, फेज डिफरेंस का, किसका, फेज डिफरेंस की बात करते हैं, फेज डिफरेंस की बात करते हैं, फेज डिफरेंस की बात करते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, ये आपका 2n पाई होता है। किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और यहां पे जब बात करेंगे तो इसके लिए जो फेज डिफरेंस होगा डेल फाई की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई होता है। ये आपको याद रखना है, 2n प्लस 1 पाई होता है। ठीक है ना, 2n प्लस 1 पाई होता है। तो ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़े। ये क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। स्टेट के बैच कब से स्टार्ट होगा,
आपको एस्टेट का बैच लेना ही नहीं है, एस्टेट का बैच लेना ही नहीं है। मैं जो द्रोणा बैच या लक्ष्य बैच, ये आपका जो लेते हैं, ठीक है ना, लक्ष्य बैच जो लेते हैं उन सभी के लिए ये आपका बैच है। जो आपका बीपीएससी या अदर कोई आप पीजीटी के एग्जाम देते हैं उनके लिए ये बैच है द्रोणा और लक्ष्य। और इस द्रोणा और लक्ष्य आप लेते हैं तो एस्टेट का जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसी बैच के साथ क्लास मर्ज होके चलेगा। यानी कि आप लक्ष्य और द्रोणा को एक साथ मर्ज करके मैं एस्टेट का क्लास चला दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई चार्जेस नहीं होगी। लेकिन आपको लक्ष्य या द्रोणा कोई आप एक परचेज करिएगा तब जाके आपको क्लास मिल पाएगा। एस्टेट के लिए क्लास नहीं, कोई उसका आपका कॉस्ट नहीं लगेगा, वो फ्री में क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो है ये बोला है कि इफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न हैज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा ये दिया गया है, मैक्सिमा और मिनिमा दिया गया है ना। कितना 36:1 दिया है। यानी कि आई मैक्सिमम बटा में आई मिनिमम ये दिया गया है कितना, तो ये 36:1 दिया गया है। क्या है, 36:1 दिया गया है। यहां से देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। तो जब आप एम्पलीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड निकालिएगा तो यहां से आप एम्पलीट्यूड निकालिएगा तो ये क्या करिएगा, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपका जब आप इसकी बात करिएगा तो देख लीजिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप जानते हैं कि आपका ये जो है आई मैक्सिमम बटा में आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है 36, ये 36 है, A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2, इसका होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। जब इसकी बात करेंगे तो यहां से देखिए ये रूट में करेंगे तो ये 6 और 1 A1 प्लस A2 हो जाएगा बाई A1 माइनस A2 हो जाएगा। जब इसकी बात करेंगे मुझे A1 निकालना है तो A1 क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। और A2 निकालना है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका 6 में से 1 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 7:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। ये आपका 7:5 आपको प्राप्त होगा। 7 क्या होगा, 5 प्राप्त होगा, बी नहीं होगा, ठीक है ना। 7:4 ये आपका वही है ना, 6 में से 1 गया आपका 5 और आपका 6 और 1 7, तो 7:5 प्राप्त होगा। क्या होगा, 7:5 प्राप्त होगा। और यही इंटेंसिटी पूछा रहा था, तो इंटेंसिटी पूछा रहा था तो इसके लिए ये स्क्वायर कर देते। अगर I1 बटा में I2 पूछा रहा था तो हम इसको स्क्वायर कर देते तो ये 49 बटा में 25 प्राप्त हो जाता, ठीक है ना। 49 बटा में 25 प्राप्त हो जाता। टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टेट का सर, टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टेट का, अरे टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, उसके लिए हो सकता है यूट्यूब पर क्लास लगे, है ना। आप इसी में इतना कर जाइएगा, आप इसी से पास हो जाइएगा। और जब बैच आप लीजिएगा, लक्ष्य बैच अगर आप लेते हैं, सॉरी द्रोणा बैच आप लेते हैं तो द्रोणा में आपको जो 40 नंबर का कॉमन पेपर है वो आपको मिलता है। आप वहां से परचेज, वहां से आप कर लीजिएगा। ये कॉमन पेपर फ्री में मिलता है। सिर्फ लक्ष्य द्रोणा का जो आपका 999 जो है वो लगेगा। अगला ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला में क्या है, अगला में बोला है व्हेन अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट थिकनेस T and the refractive index mu is placed in the path of one of the two interference। अब यहां से मान लीजिए ये आपका जा रहा है इधर, तो यहां से ये इधर जाना चाहिए, तो यहां पे एक आपका स्लेब रख दिया जाता है। एक क्या रख दिया जाता है, स्लेब रख दिया जाता है। तो जब ये स्लेब रख दिया जाता है तो पहले ये टी टाइम में पहुंचता था, पहले ये टी टाइम में पहुंचता था। अब इसको पहुंचने में
म्यू इंटू टी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक पास करने में आपका क्या, इसको पास पहले यहां कुछ नहीं था, टी टाइम में पास कर दिया, अब म्यू इंटू टी टाइम लग गया, तो इसको पास करने में ये आपका एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, तो म्यू टी माइनस टी लिखिएगा, तो यहां से टी कॉमन हो जाएगा, म्यू माइनस वन हो जाएगा। तो ये जो पथांतर में परिवर्तन होगा वो किसके बराबर, म्यू माइनस वन इंटू टी, ये आपका म्यू माइनस वन इंटू टू पथांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये आपका 87 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला बोला व्हेन द वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी सुपर इम्पोज कंस्ट्रक्टिवली, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होती है तो इसका मतलब क्या है, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होगी तो जो भी इंटेंसिटी है वो 4I0 हो जाती है। क्या होती है, 4I0 हो जाती है, यानी कि 4 टाइम्स हो जाती है। तो इंटेंसिटी बिकम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, इंटेंसिटी बिकम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और यहां से देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे होता है। आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, आपका ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, ठीक है ना, इंटेंसिटी के स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो आपका सेम एम्पलीट्यूड है, तो जब आपका कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब कॉस क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यूज वो है, ये आपका कॉस फाई 1 के बराबर हो जाएगा। जब आप निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा a प्लस a यानी 2a प्राप्त होगा। और जब 2a की बात करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से a स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे, ये I0 है, तो I इक्वल टू 4I0 आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपको वैल्यू b प्राप्त होती है ना। तो 688 नंबर हम लोग बड़े आराम से बड़े अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। बिना जी 4 टाइम्स है, अनिल आनंद जी बी, और ये 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है इफ इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव्स, इंटेंसिटी रेशियो दिया है I1 बाई I2 दिया है कितना, तो 9:1 दिया है। क्या दिया है, 9:1 दिया है। ये 9 में क्या दिया है, 1 दिया है। जब 9:1 दिया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 9:1 दिया है। और आगे पूछा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि आपसे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है। तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आई मैक्स बाई आई मीन हम लोग निकाल लेते हैं, और जो भी वैल्यू आएगा वो एम्पलीट्यूड के टर्म में ही आ जाएगा। जब इसकी बात करेंगे तो यहां पे ये जो आपको इंटेंसिटी दिया गया है, अगर A1 A2 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A1 और A2 आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। A1 A2 आप निकालते हैं तो 3:1 हो जाएगा। अब यहां पे 3:A1 और A2 आपका है जो 3:1 है, लेकिन आपको मैक्सिमम प्राप्त करना है। तो मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए इसको क्या करेंगे, ये +1 और आपका -1 करेंगे यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये A मैक्सिमम और A मिनिमम की अगर हम बात कर दें तो क्या हो जाएगा, A1 + A2 बाई A1 - A2 हो जाएगा। जब इसकी बात करेंगे तो 3 + 1 बाई 3 - 1 4/2, और ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ई क्यों होगा, ई नहीं होगा बिना जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। डी क्यों होगा, 1:3 क्यों होगा, ये तो A1 बाई A2 का आया है ना, एम्पलीट्यूड आया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो आया है, आपसे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है। तो ये ध्यान देना है, ये ध्यान देने योग्य बातें है
ठीक है ना, डिस ठीक है ना, तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर कोहेरेंट सोर्स विच इज इसेंशियल। जब भी कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं तो ये आपका फेज होता है, फेज डिफरेंस। फेज जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम आपका कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि आपका कलर सेम, फाई कांस्टेंट और वी डिफरेंट। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 91 नंबर में क्या पूछा है, यदि स्रोतों के बीच का कालांतर लगातार बदलता है, तो जब भी कालांतर लगातार बदलते रहता है तो वो डिसएपियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसएपियर्स होता है। डिसएपियर जो है एपियर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, जब कालांतर लगातार बदलने लगे, जब कालांतर क्या करे, लगातार बदलने लगे, तो क्या हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। तो व्यतिकरण धीरे धीरे आपके पास पास आने लगेंगे, और जब पास पास यानी कि धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। जब भी ब्राइटनेस की बात करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा। और जब हम लोग यहां पे किसका डार्क की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा। और जब हम लोग वेरिएबल फेज की बात करते हैं, जब भी वेरिएबल फेज की बात होती है तो वेरिएबल फेज के लिए क्या हो जाएगा, डिसएपियर्स, गायब होने लगेगा, डिसएपियर्स होने लगेगा, है ना, गायब हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। सी डिसएपियर्स, ठीक है ना, को बहुत बढ़िया। फ्रिंज स्मॉल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, फ्रिंज क्या हो जाएगा, छोटा होने लगेगा। इसमें क्या डिसएपियर्स का होने का मतलब है, फ्रिंज जो होता है, ठीक है ना, फ्रिंज जो होता है, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है और वो समाप्त हो जाती है। आपका डिसएपियर्स होने लगेगा, गायब होने लगेगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, है ना। तो क्लियर हुआ तो लाइक जरूर दें कि भाई मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है। लाइक इमोजी जरूर भेजें, है ना, दिल इमोजी जरूर भेजें। चलिए आगे हम लोग करते हैं। आपको दिया I1 I2 9/1 है, तो आई मैक्स बाई आई मीन आपसे पूछा है। तो यहां पे जब भी आई मैक्स बाई आई मीन की बात करेंगे, आई मैक्स बाई आई मीन की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम कितना होगा। तो आई मैक्सिमम आप ऐसे भी बोल सकते हैं, √I1 प्लस √I2 बाई √ क्या हो जाएगा, I1 माइनस √I2 हो जाएगा। और इसका आप क्या करिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या करिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से √ निकालना है, तो इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी है इसका √ निकाल लीजिए। √ निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 और बाई 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 + 1 और 3 -1 हो जाएगा, तो ये 4/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से 2 और ये आपका 2 का स्क्वायर 4 रेशियो 1 हो जाएगा। और जिसके लिए ऑप्शन आपका सी उत्तरदायित्व है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। भाई ए क्यों होगा, ए क्यों होगा, हे भगवान, हे भगवान, क्या मैं समझाऊं, ए क्यों होगा भाई, ए क्यों होगा। आई मैक्सिमम का वैल्यू, अरे भाई आप लोग क्या समझ रहे हैं, आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होती है। और आई मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये इंटेंसिटी जो दिया रहता है इसको √ ले लेते हैं। जब √ लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट नहीं है सर, अरे रूट नहीं है भगवान, रूट क्यों नहीं है। आप यही ना आई मैक्स और आई मीन निकालते हैं, और आई आपको दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है, तो कैसे होगा, कैसे होगा भाई, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिए, ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं।
तो ये क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। इसलिए तो आपको गुमराह करने के लिए, आप बोलिए गुमराह करने के लिए दे दिया है 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना कर देंगे 10 का स्क्वायर 100 कर देंगे और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64। तो गुमराह करने के लिए पहला ही ऑप्शन तो दे दिया है कि आप गुमराह होते रहिए और आंसर गलत लगाते रहिए, है ना। ये चीज आपको दिया गया है। चलिए 92 के बाद आपका 93 नंबर क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस। जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस जो होता है 2n+1 और यहां पे लेमडा बाई 2 हो जाएगा। 2n+1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो ये ऑड नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर है और आपका हाफ ऑफ वेवलेंथ है, हाफ ऑफ वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, हाफ ऑफ वेवलेंथ है। तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। अर्थ तरंग की विषम संख्या होगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। होल नंबर नहीं होगा, इवन नंबर भी नहीं होगा, ये आपका विषम संख्या की बात करेगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। और वहीं डिस्ट्रक्टिव की बात कर कंस्ट्रक्टिव की बात कर देता, कंस्ट्रक्टिव की बात कर देता तो क्या हो जाता कंस्ट्रक्टिव के लिए, सब भी कंस्ट्रक्टिव की बात होता तो एन लेमडा हो जाता। क्या हो जाता एन लेमडा हो जाता। और एन आपका अगर 0 से हम लोग शुरू करते हैं तो ये आपका होल नंबर हो जाएगा। पिछले वाले फिर से बता दीजिए सर, पिछले वाले में क्या है, पिछले वाले में i1 और i2 दिया है तो मुझे i मैक्स क्या होता है √i1 का i1 प्लस √i2 और यहां पे √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर करते हैं और ये 3+1/3+1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका a1 प्लस a2 बाई a1 माइनस a2 की बात कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। तो इस तरह के आप कर सकते हैं, है ना। तो यहां से आपका ये मिल जाएगा। चलिए आगे आपका दो कोहेरेंट लाइट सोर्स इमिट लाइट ऑफ दी। दो कोहेरेंट सोर्स कैसा लाइट इमिट करता है तो सेम इंटेंसिटी का, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बट डिफरेंट वेवलेंथ। ये बिल्कुल गलत बात है, ये सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे तो इसका सेम फ्रीक्वेंसी होता है, सेम फ्रीक्वेंसी और आपका क्या हो जाएगा ये आपका फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस जो है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट। ए नहीं होगा अनुजी, ए नहीं होगा। क्या हो जाएगा इंटेंसिटी सेम थोड़े होता है, अलग अलग। अभी अभी तो आपने देखा कि एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरी की इंटेंसिटी I2 है, तो इंटेंसिटी अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है आपका सेम इंटेंसिटी हो, लेकिन ये जरूरी है कि सेम फ्रीक्वेंसी और आपका सेम वेवलेंथ, सॉरी ये आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ए करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका आ गया, है ना। ये आपका क्लास ना आपका इतना चला, ठीक है ना। अब आपका दूसरा इसका स्लाइड है ना। मैं इसको सेव कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं ताकि आप लोगों को मैं भेज पाऊं, ठीक है ना। मैं सेव कर देता हूं, ये आपका सेव हो जाएगा, फिर आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। आपका ये 77 75 76 गायब हो गया, ठीक है ना। 77 आ गया तो देख लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में ये आपका गायब हो गया, ठीक है ना। ये आपका लक्ष्य हो गया, बोर्ड स्लाइड हो गया, ये आपका कितना तक 94 तक कंप्लीट हो गया, ये आपका 94 हो गया, 94 कंप्लीट हो गया।
ये आपका गायब हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला इसी में क्या करेंगे, इसको बाहर जाते हैं, फिर इसको खोलते हैं। ठीक है ना। समझ में क्लियर सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना जी? क्लियर आ रहा है तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, मजा लीजिए, है ना, और थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर आपको मैं आगे कराता हूं, क्योंकि मुझे 700 तक आज कंप्लीट कर देना है। ठीक है, 700 तक क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। ये आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, और यहाँ पे 700 के बाद आपका कितना, 95 से 78, ये आपका है। ठीक है ना। तो नाइस सेशन, थैंक्स सर। अच्छा चलिए, वेरी नाइस सेशन सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब अपना अगला क्वेश्चंस ये रहा। ठीक है ना, YDS से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये YDS है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे छोटे छोटे चीज को मैं समझा देता हूं, फिर आपको मैं आगे लेके चलूंगा। यहां से जब भी आप बात करिएगा तो यहां पे आपको एक सोर्स रहता है दिया हुआ। ठीक है ना, और जब ये यहां पे आएगा तो ये अपने आप को एक सोर्स मानेगा, ये अपने आप को सोर्स मानेगा। लेकिन ये सोर्स क्या है, तो एक ही सोर्स है ना, ये एक ही सोर्स का तो लाइट है। तो लेकिन यहाँ पे दो सोर्स यूज कर लिया गया है, और जब दो सोर्स यूज कर लिया गया, S1 हो गया और ये S2 हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका पर्दा। ठीक है ना, और ये इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल D होता है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कैपिटल D हो गया। और यहां से अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो यहां पे सेंटर ब्राइट मिलता है। यहां पे क्या होगा, सेंटर ब्राइट मिलता है, जिसे CB बोला जाता है, सेंटर ब्राइट होता है। जिसे क्या बोला जाता है, CB बोला जाता है, सेंटर ब्राइट होता है। और यहां से जब आप आगे बढ़िएगा तो ये आपको मिलेगा यहां पे, और ये आपको मिलेगा यहां पे। इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को YN बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका यहां से दो सिल्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्मॉल d बोला जाता है। और ये आपका YNth हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, YNth n लैम्डा d बाई d होता है, और n लैम्डा d बाई d जो निकालते हैं ये आपका किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई d आपका निकलता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा आगे। तो ये आपका कुछ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सवाले हैं। आपका सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा, फिर आपका ये फर्स्ट मिनिमा, फिर आप जब इसके बाद मान लीजिएगा तो ये आपको सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या हो जाएगा, डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क। ये क्लास में, इस चैप्टर को क्लास में, ये जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको क्लास में परफॉर्म करके मैंने दिखाया है। ठीक है ना, और आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डिफ्रैक्शन को भी करके दिखाया है। इसका जो आप देखते हैं, जो फ्रिंजेज होती है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है, वो फ्रिंज की चौड़ाई आपका कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, फ्रिंज की चौड़ाई कांस्टेंट रहती है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो फ्रिंज की चौड़ाई है ना, फ्रिंज की चौड़ाई किसके बीच में, डार्क और डार्क के बीच में, और आपका किसके बीच में, डार्क और डार्क के बीच में होगा, और ब्राइट और ब्राइट के बीच में होगा। तो दोनों के बीच में आपका जो फ्रिंज की चौड़ाई है, जिसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो लैम्डा d बाई d होता है। क्या होता है, लैम्डा d बाई d होता है। अब यहां पे ये जो आपका स्लिट है, ये आपका स्लिट की चौड़ाई है ना। स्लिट की चौड़ाई अगर आप कम करते हैं तो आपका जो बैंड की चौड़ाई, ये आपका फ्रिंज की जो चौड़ाई है, फ्रिंज विड्थ है, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, क्या होगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इसी से आपके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। बोला है 95 में, ठीक है ना, 95 में क्वेश्चन बोला है कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स आर अनइक्वल
देन जब ये अनइक्वल होगा तो क्या होगा, ये आपको बताना है कि अनइक्वल होगा तो क्या हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग फ्रिंज की बात करते हैं तो आपका बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहां से पूछा गया ये अनइक्वल है, ठीक है ना, जो आपका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड की बात हो रहा है। तो जब भी एम्पलीट्यूड की बात करेगा, ठीक है ना, जब भी एम्पलीट्यूड की बात करेगा तो यहां पे आप जानते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आपको पहले से पता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। और जब आप इसको करिएगा तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और यहां से आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की बात करते हैं तो आपका ए मैक्सिमम और ए मिनिमम की बातें होंगी, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम की बातें होंगी। तो यहां से आप आराम से एक अगर बढ़ता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका फ्रिंज है वो कंट्रास्ट इन द फ्रिंज डिक्रीजेज होगा। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। फ्रिंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, फ्रिंजेस जो है वो डिक्रीज करने लगेगा। और जब फ्रिंजेस डिक्रीज करने लगेगा तो इसका मतलब कि ये आपका अनइक्वल जो एम्पलीट्यूड वाले है उसके लिए ये चीज हम लोग यूज करते। तो इसलिए आपका एक ही सोर्स को हम लोग दो सोर्स बढ़ा लेते हैं और दोनों सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग्स एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। जो यंग्स एक्सपेरिमेंट है, जो अपना अगर यंग्स की बात की जाए तो यंग्स किसको प्रूव किया था, किसको प्रूव किया था, क्या पार्टिकल नेचर को प्रूव किया था या वेव नेचर को, या दोनों को प्रूफ नहीं किया था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। किसको प्रूफ किया था, तो हाइगन्स ने बोल के, हाइगन्स साहब थे वो बोल के तो चले गए, लेकिन इसको प्रूफ करने का काम जो है, इसको प्रूफ करने का काम जो है कौन किए, तो यंग्स के एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर को प्रूफ किया गया। तो ये लाइट इज मेड ऑफ वेव, यानी प्रकाश तरंग से बना होता है। ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये बताया गया है यंग्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूफ किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। उसके बाद आपका 97 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन द सेल्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीज। तो सेपरेशन बिटवीन यानी डी को ग्रेजुअली इंक्रीज करा रहा है। जब डी को ग्रेजुअली इंक्रीज करा रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आप बीटा की बात करते हैं तो ये आपका लेमडा डी बाई डी हो जाएगा। और डी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज करेगा और फ्रिंज डी अपीयर्स होने लगेगा, डिक्रीज करेगा और डी अपीयर्स होने लगेगा, यानी कि समाप्त होने लगेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज एंड फ्रिंज डी अपीयर्स, ठीक है ना। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा और फ्रिंज क्या हो जाएगा आपका, डी अपीयर्स हो जाएगा, ठीक है ना, समाप्त होने लगेगा। बिल्कुल सही, सभी लोग बहुत बढ़िया रिप्लाई दे रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रयोग में ये इंटरफेरेंस के लिए भी है ना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ये डिफ्रैक्शन के लिए है। बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन अकर्स, यानी दोनों आपके लिए यंग्स आपका जो स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों के लिए आपका आ जाएगा यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट सो पॉइंटेड दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम इट्स हाफ दैट ऑफ द लाइट इमिटेड फ्रॉम अदर स्लिट। यानी ये बोला कि यंग्स डबल स्लिट प्रयोग में एक सिल्ट एक प्रकाश रंगा जाता है
कि उनमें निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता दूसरे सिल्ट के निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता की आधी है। तो यहां से सिंपली ये आप बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू आई नॉट है। I1 इक्वल टू क्या है? आई नॉट है। और यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। I2 मान लेते हैं, I2 इक्वल टू आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। जब आप ये लाइट इमिट कर रहा है तो उस समय आपको फ्रिंज सिस्टम विल बी डिपियर्स, ब्राइट फ्रिंज विल बिकम्स ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज विल बी आपका बिकम्स डार्क। बोथ डार्क ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज विल बी बिकम्स डार्क, और डार्क फ्रिंज विल बी बिकम्स लेस डार्क, और ब्राइट फ्रिंज विल बिकम्स लेस ब्राइट। ये क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट आप लोग बताइए। तो यहां से जब भी हम बात करेंगे तो आई रिजल्टेंट निकालेंगे। आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, और यहां पे प्लस आपका क्या हो जा रहा है? 2 अंडर रूट I1 I2, और क्या हो जाएगा? cos phi हो जाएगा। ये मुझे मिलेगा। अब यहां पे I2 क्या हो गया? कम हो गया ना, I नॉट बाई 2 हो गया। तो वैल्यू हमको क्या मिल रही है? कम मिल रही है। वैल्यू क्या मिल रही है? कम मिल रही है। और जब वैल्यू कम मिल रही है तो उस कंडीशन में डार्क और क्या हो जाएगा? लेस डार्क हो जाएगा। अब ब्राइट क्या हो जाएगा? लेस ब्राइट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू बढ़ता तो आपका डार्क और डार्क हो जाता और ब्राइट और ब्राइट हो जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इंटरफेरेंस बांधने से ब्राइटनेस कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? ये डार्क और क्या हो जाता है? डार्क आपका और जो है वो लेस डार्क बनेगा। अब ब्राइट क्या हो जाएगा? लेस ब्राइट बनेगा। ये आपका 699 की ये आ गई। उसके बाद इन अ व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस नियरेस्ट टू द सेंट्रल ब्राइटनेस, तो सेंट्रल ब्राइटनेस के बाद क्या होता है? वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा? जो वायलेट का है ना, इसका लेमडा क्या हो जाता है? जब भी हम बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेमडा शॉर्टेस्ट, ये वायलेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। और ये आपका आज का क्लास यहां कंप्लीट होता है ना। आपका 700 नंबर क्वेश्चंस हो गया। कल आपका 725 तक होगा, और उसके आगे 750 तक होगा, और उसके आगे 775 होगा। 3 क्लास में आपका ये वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में आपका वेव ऑप्टिक कंप्लीट हो जाएगा, और 3 क्लास आपका ये यूट्यूब पे और चलेगा। ठीक है ना। तो जिन भाई लोगों को जुड़ना है ना, इस बैच के साथ लक्ष्य प्रैक्टिस बैच है। लक्ष्य प्रैक्टिस बैच है, और मात्र आपका 499 रुपया का बैच है। और आप देख रहे हैं कि कितना डिटेल्स में दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़कर अपने तैयारी को और बुलंद बना सकते हैं, और आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। नहीं, नियरेस्ट आपका ब्लू नहीं, ये आपका वायलेट होता है। नियरेस्ट के लिए जो आपका होगा ना, जो आपका बैगनी टाइप का होगा वो होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये आप जाइए, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो उसमें जाके आप लक्ष्य प्रैक्टिस बैच सर्च करिएगा, वहां से आपका बैच मिल जाएगा। और वहां से इस बैच में इनरोलमेंट होकर अपने तैयारी, क्योंकि ये बिना पढ़े आपका मुश्किल है। आप सोचते होंगे कि नहीं कटअप कम जाएगा, 40 पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस बार नहीं होने वाला है। इस बार नए नए लड़के जो स्टेट पास किए हैं, नए नए लड़के आने वाले हैं। तो ये आपका क्लास, ठीक है ना, इसको बिना किए आप पास नहीं होइएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो रिजल्ट के बाद देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लासेस में। कल भी क्लास आपका 5:30 से होगी। ठीक है। तब तक के लिए सभी को प्रिंस सर का नमस्कार, बाय, लव यू।